Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today lecture is a wave nature of particles, which is a very interesting lecture. So let's start कि what is a wave nature of particles. Interesting क्यों है? क्योंकि हम लोग पहले क्या पढ़ के आए हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव की पढ़ के आए ना, कि जो वेव है वो पार्टिकल नेचर भी देते हैं। तो वो हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि हमें पता था कि लाइट जो है वो वेव नेचर है। कुछ फिनोमेना में लाइट जो है बिहेव करती है एज अ वेव नेचर। वो कौन कौन से थे? वो थे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि लाइट की पार्टिकल नेचर है। बेसिकली वो क्या बताती थी कि वेव की क्या है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो वो कौन से फिनोमेना थे जिसमें लाइट जो है वो बिहेव करती थी एज अ पार्टिकल नेचर? वो हमारे पास थे कॉम्पटन इफेक्ट और अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकल्स की वेव नेचर को पढ़ेंगे। आगे हमने वेव की पार्टिकल नेचर को पढ़ा था, अब पार्टिकल की वेव नेचर को पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं कि वो कह रहे हैं कि लाइट अगर डॉयल नेचर है, मतलब कि लाइट एक्ट करती है एज अ वेव, एज अ पार्टिकल, तो पार्टिकल को भी एज अ वेव बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पार्टिकल बिहेव करता है एज अ वेव या नहीं करता। ठीक है, तो इसको मूव करवाते हैं नेक्स्ट। दी डी ब्रोगले वेवलेंथ। ठीक है, ये जो डी ब्रोगले थी ना, इसकी वेवलेंथ जो थी, इसीलिए हमें जो रिलेशनशिप दिया था इसके बारे में कि जो आपके पास पार्टिकल है उसकी वेव नेचर है। ठीक है, आपने अपोजिट करना है, लाइट लिखें, एक साइड पे लिखें वेव और पार्टिकल। पहले आप लोगों ने वेव से पार्टिकल बनाया, ऐसे एरो बना ले। अब दूसरी तरफ एरो बनाए कि पार्टिकल से हम लोगों ने क्या करना है, वेव को प्रूव करना है। ठीक हो गया। अब देखिए, however, the proposal that particles have a wave-like nature was made long before these results were obtained. इसमें वो क्या कह रहा है कि मतलब कि इसकी पार्टिकल हैव अ वेव लाइक नेचर, पार्टिकल्स की क्या है, वेव लाइक नेचर है। ये जब तजवीज़ दी गई थी ना, तब कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या कोई भी नहीं था, कुछ भी उनके पास नहीं था जिसे उन्होंने प्रूव किया गया। इस रिज़ल्ट को ऑब्टेन करने से कई साल पहले ये बात कह दी गई थी। मतलब ठीक है कि अभी ये रिज़ल्ट अभी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं था ऐसा है या नहीं है, जस्ट कह दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट आर्गूमेंट। एक आर्गूमेंट के ज़रिए से कहा गया था, जिसका जो बेस किस पे करता था, मतलब कि वो आर्गूमेंट किस बात पे बेस करता, जो कहा गया था वो था कि सिमेट्री ऑफ आ नेचर। मतलब नेचर में क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री क्या होती है कि एनर्जी इनटू मैटर एंड मैटर इनटू एनर्जी। अगर एनर्जी से मास बनता है तो मास से क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है, इसी तरह से ये सिमेट्री ऑफ नेचर है, मतलब कि एनर्जी इनटू मैटर एंड मैटर इनटू एनर्जी। तो इसी तरह से अगर वेव जो है वो पार्टिकल नेचर देती है तो पार्टिकल को क्या करना चाहिए, पार्टिकल को भी वेव नेचर देनी चाहिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट था, बेसिकली एक बात आप कह सकते हैं, एक बात थी जो जस्ट कही गई थी और इसकी बेस क्या थी, सिमेट्री ऑफ नेचर। और कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई थीसिस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसके बारे में कोई थ्योरी नहीं थी, कोई भी प्रूव नहीं था, जस्ट एक बात थी। और ये कही किसने थी, ये डी ब्रोगले ने की थी। उन्होंने कब कही थी, जब वो हाइपोथेसिस अपने सबमिट करवा रहे थे पीएचडी के, तब उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, थीसिस में ना, हाइपोथेसिस में बेसिकली आपने एक टॉपिक या कुछ देना होता है जिसकी बेस पे आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है। और उन्होंने हाइपोथेसिस में अपने क्या सबमिट करवाया था कि पार्टिकल की क्या आपके पास वेव लाइक नेचर है। ठीक है, देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी थी, और फिर उनको इसी बेस पे पीएचडी की डिग्री भी मिल गई थी, जस्ट एक बात कहने से। ठीक है, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जस्ट एक बात कहने से उन्होंने पीएचडी कर ली थी। तो बच्चे, इतनी आसान नहीं होती पीएचडी। अगर देखिए, अगर उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की होगी, 4-5 साल, अगर वही आपके पास हाइपोथेसिस उनके रिजेक्ट हो जाते ना, तो उनको फिर मिलनी नहीं थी डिग्री। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी उस हाइपोथेसिस में कही थी इतनी बड़ी बात कि अगर हमने वेव की पार्टिकल नेचर फाइंड आउट किया तो हम पार्टिकल की भी वेव नेचर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन 1924 लुइस डी ब्रोगले अ फिजिस्ट सीम्ड, उनको लगता था कि डॉयल वेव पार्टिकल एस्पेक्ट मौजूद है, मतलब कि डॉयल नेचर क्या है वो मौजूद है। बट उसी टाइम को उनको ये भी लगता था कि जो मैटर है उसको भी पार्टिकल लाइक नेचर देनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर उनको कि डॉयल नेचर, अगर मतलब वो कह रहे हैं ना कि उसकी पार्टिकल की है, फिर उनको ये भी महसूस हुआ कि फिर तो पार्टिकल को जो मैटर है, मैटर में तो अब तमाम चीज़ें आ जाती हैं, हमारे लैपटॉप्स, हमारे मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग, रजिस्टर्स, मैटर तो हर चीज़ है। तो मैटर अब क्या है, वो भी पार्टिकल लाइक नेचर है, ये भी उनको लग रहा था।
ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। अब क्या हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो पार्टिकल लाइक है या नहीं है, ये देखते हैं आप। ऑन दी अदर हैंड मैटर एंड रेडिएशन हैड अदर एस्पेक्ट्स इन कॉमन। दूसरी साइड पे क्या था कि मैटर और रेडिएशन जो है उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। क्या कॉमन था उनमें? एनर्जी कॉमन थी। कैसे कॉमन है? रेडिएशन तो हमें पता है वो एनर्जी है, हम कहते हैं ना इतनी एनर्जी की रेडिएशन जो है वहाँ से अमिट हुई, ठीक है। तो रेडिएशन तो हमें पता है कि ये एनर्जी की फॉर्म है। अब मैटर कैसे है? मैटर ऐसे है कि आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू मैटर, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अ मैटर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो मैटर है उसकी भी क्या है, वो भी एनर्जी की फॉर्म है। अगर दोनों एनर्जी की फॉर्म है तो दोनों एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अगर हो जाएंगे तो फिर इन दोनों में रिलेशनशिप होगा। एंड बोथ आर गवर्नड बाय द स्पेस टाइम सिमेट्रीज ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब दोनों में ये जो रिलेशनशिप है ना, इसकी वजह से ये स्पेस ऑफ टाइम बाय द स्पेस टाइम या स्पेस ऑफ टाइम की सिमेट्री से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मूव करेंगे, मतलब कि स्पेस ऑफ टाइम की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मूव करेंगे। डी ब्रोगली बिगेन टू थिंक दैट मैटर शुड आल्सो हैव अ डॉल करेक्टर। अब डी ब्रोगली ने देखें यहाँ पे फिर अगेन से सोचना शुरू कर दिया कि अगर मैंने कहा कि मैटर की पार्टिकल लाइक नेचर है तो उसको भी डॉल नेचर देनी चाहिए, ठीक है। मैटर है ना, अगर उसकी पार्टिकल लाइक नेचर, उसकी वेव लाइक भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब हमारे पास जितनी भी मैटर्स है वो क्या होगी, अब वेव बन गई। क्या हमारी सारी चीज़ें अब वेव है? क्या हमारे लैपटॉप्स, क्या हमारी चीज़ें वो सब कुछ वेव की तरह बिहेव करती हैं या नहीं करती? ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। एंड द पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन शुड हैव अ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। और जो पार्टिकल्स हैं जैसे आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या प्रॉपर्टीज़ देनी चाहिए? वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ देनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास बेसिकली ये रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कोई लेके आती हूँ पेंसिल वगैरह जिससे मैं आपको ये समझा सकूँ, क्योंकि रिलेशनशिप थोड़ा समझाने वाला है और नेक्स्ट में फिर आपको डिस्कस करेंगे कि वो पार्टिकल नेचर या वेव नेचर है या नहीं। तो हम कर रहे थे ये रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली ये है रिलेशनशिप, आपके पास ये इक्वेशन है जो रिलेट करती है पार्टिकल लाइक नेचर एंड अ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को। कैसे रिलेट करती है इनको? यहाँ पे देखें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? पी क्या होता है? मोमेंटम किसका होता है? एक मूविंग पार्टिकल का होता है। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, एक मूविंग पार्टिकल का होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी लैमिडा जो होता है वो क्या होता है? वेव लेंथ होता है। और वेव लेंथ किसकी होती है? वेव्स की होती है। ये तो हमें पता है, वी नो वेरी वेल कि वेवलेंथ किन की होती है? वेव्स की होती है। और मोमेंटम किन का होता है? वो मूविंग पार्टिकल्स का होता है। तो ये रिलेशनशिप था बेसिकली जो कनेक्ट करता था पार्टिकल लाइक एंड अ वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो एच जो है ये इनको कनेक्ट कर रहा है, दोनों को एच ही लिंक कर रहा है ना आपस में इन दोनों को। तो वेव एंड पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ बोथ मैटर एंड रेडिएशन कनेक्टेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट या एच। ठीक हो गया, ये आपको इक्वेशन समझ आ गई। बाकी ये सारा यही लिखा हुआ है कि पी जो आपके पास क्या है, लैम्डा क्या है, और ये आपस में इनको रिलेट कर रहा है। तो बाकी आपके पास ये आ जाता है। यहाँ हम इसको एक दफ़ा करते हैं क्रॉस। तो ये देखें, अगर आप इस पी की जगह पे, ये लैम्डा है ना आपके पास और ये पी है, ये लैम्डा है, ये पी है। अगर लैम्डा को पी की जगह पे ले जाएं, पी को लैम्डा की जगह पे ले आए, लेके जा सकते हैं ना? लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेके चले गए पी को लैम्डा की जगह पे और लैम्डा को पी की जगह पे, तो जो लैम्डा होगी वो वेव लेंथ होगी और एच ओवर पी क्या होगी? वो वेव लेंथ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो वेव लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे ना, उसको क्या कहते हैं? डी ब्रोगली वेव लेंथ कहते हैं। और फिर बताते हैं कि जो प्लांक्स कांस्टेंट है वो प्रोवाइड करता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेव एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ बोथ मैटर एंड रेडिएशन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया वही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कि जो हमारे पास ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हैं, क्या वो वेव नेचर है? क्या उनकी वेव प्रॉपर्टी है? क्या हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं, जो हमारे पेंसिल्स हैं, क्या वो वेव है या नहीं है? ठीक है, ये प्रूव करते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट इज़ टू स्मॉल। प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल होती है, 10⁻⁻34 जूल डॉट सेकेंड दैट द वेव लेंथ ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स
अच्छा, जो प्लांक कांस्टेंट है वो तो बहुत स्मॉल है। अब वेवलेंथ जो होती है ना ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। आर मनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज से भी छोटी होती है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ, मनी ऑर्डर्स। ठीक है, तो देखिए आप खुद सोच लें, अंदाज़ा लगाएं कि कितनी छोटी होगी। अच्छा, आप ये सोच सकती हैं, मतलब कि इसी वर्डिंग में कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपके पास बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, तो डबल स्लिट, अब हमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ किस से हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, वो कैसे हम लोगों ने लिए थे, बाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो इसी तरह हम लोग ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स को प्रूव करने के लिए भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेसिकली कि उन स्लिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उन स्लिट्स को जैसे सेपरेट किया जाता है, वो डिस्टेंस कितना होता है, वो वेवलेंथ की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वेवलेंथ ही इतनी कम है, तो उस वेवलेंथ के मैग्नीट्यूड के इक्वल हम उन दो स्लिट्स को भला डिफरेंट कर सकेंगे? इतना कम सा डिफरेंस है, वो तो होएंगी नहीं, इतना तो डिफरेंस हम नहीं क्रिएट कर सकते ना। तो अगर हम नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग वेव नेचर को नहीं देख सकेंगे, मतलब कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स पे आपको वेव नेचर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको, तो आपको समझ आएगी। नो डबल स्लिट कुड पॉसिबली कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्केल टू रिवॉल्व द वेव नेचर। डबल स्लिट के ज़रिए से आपको वेव नेचर जो थी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की नहीं मिलेगी। खैर, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि अगर आपको बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, इस पे तो वेव नेचर नहीं मिली। अब आप लोग चले जाओ एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ पे जाके आप लोग वेव नेचर फाइंड आउट करो कि यार यहाँ पे भी मिलती है कि नहीं मिलती। उन्होंने मतलब कि ये नहीं था कहा कि अब ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स पे नहीं मिला तो इसको रिजेक्ट ही कर दिया जाए। जो उन्होंने बात कही थी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, बल्कि अब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने स्मॉल पार्टिकल पे जाके इसको चेक करना है। ठीक है, तो स्मॉल पार्टिकल पे जाके क्या करेंगे कि मोमेंटम जो होगा उनका स्मॉल होगा, क्योंकि वो खुद ही इतने छोटे से होंगे। तो मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मास क्या होगा, सफिशेंटली स्मॉल होगा ताकि हम उसकी वेव लेंथ को है वो डी ब्रोगली वेव लेंथ तक ले सके। ठीक है, ब्रिंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ इनटू रेंज, मतलब कि जो वेवलेंथ है ना उसको हम यहाँ तक ले आए कि हम उसकी वेव प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर सकें, कि उसकी वेवलेंथ इतनी हो कि मेजरेबल हो, ताकि हम वहाँ से वेव प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको ऑब्जर्व कर सकें इजीली। ठीक है, देन तो ये अभी जो आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स है ये देते हैं या नहीं देते, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि डी ब्रोगली जो रिलेशनशिप था उन्होंने हमें क्या दिया था, उन्होंने कहा था मीन्स टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। रिलेशनशिप ने हमें कहा था कि आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ की, जो एसोसिएट किसके साथ होती है, वेव बिहेवियर ऑफ मैटर की। ये एक आपके पास न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, हम बता भी देंगे। नेक्स्ट आपको इसके इंशाल्लाह नोट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, टेस्टिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब टेस्टिंग किया गया था कि ऐसा मतलब कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स पे क्यों नहीं दिया, और जो आपके पास थे स्मॉल एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे उन पे वेव नेचर शो हुई या नहीं हुई। थॉमस यंग मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द वेव नेचर ऑफ अ विजिबल लाइट। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया था कि वेव नेचर आप लोगों ने किसकी, विजिबल लाइट की देनी है। व्हेन ही मेयर्ड इट वेवलेंथ, जब वो इसकी वेवलेंथ मेयर कर रहे थे यूजिंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस के ज़रिए से, तो उन्होंने क्या किया था, मेयर करने के लिए वेवलेंथ, आपको मैंने पीछे भी बताया कि उनको वेवलेंथ को मेयर करने के लिए हमें उन दो स्लिट्स के दरमियान जो डिफरेंस चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, उस वेवलेंथ की मैग्नीट्यूड के इक्वल चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, उसके इक्वल चाहिए होता है। तो अब ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है, तो अब कितनी मतलब कि बड़ा ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस रेंज तक आ सकता है, मतलब कि कहाँ तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है। तो वो आपके पास है वायरस। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए वायरस एक कितनी छोटी सी चीज़ है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी हम लोग नहीं मेयर कर सकते। होपलेस है टू ट्राई टू मेयर द वेवलेंथ ऑफ इवन अ सो स्मॉल पार्टिकल एज अ वायरस। उसकी भी वेवलेंथ हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की कैसे करेंगे। तो वी विल नीड टू स्लिट सेपरेट बाय 10⁻16 m
तो अगर आप वायरस की करेंगे ना तो आपको स्लिट्स के दरमियान डिफरेंस कितना रखना होगा 10⁻16 m का, जो कि इम्पॉसिबल है। हम इतना भी सेपरेट या इतना डिफरेंस नहीं रख सकते। तो इसी वजह से आपको जो रोज़मर्रा के हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स है उसमें वेव नेचर नहीं मिलेगा। वी कैन बी एबल टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 वेव्स, और हम लोग जो मूविंग इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन्स हैं उनको 2 वेव से उनका वेव नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कौन से हम लोग जो मेजर करने के एबल करने के दो वेज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे डिस्कस। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।